भाषा और साहित्य तथा प्राकृत भाषा और साहित्य का परस्पर संबंध, इस विषय पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। यद्यपि यह मेरा अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। विषय पर कुछ कहने के पहले मैं यह बात स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि मैं इन दोनों ही भाषाओं को, या कोई भी भाषा जो भारत की है, विश्व की है, उसको किसी विशेष धर्म, विशेष मजहब, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय, मत, केवल उसी से जोड़कर देखने का विरोध करता हूँ। भाषा किसी मत की, पंथ की, संप्रदाय की नहीं हुआ करती। भाषा तो सबके लिए हुआ करती है। और संस्कृत में क्रिश्चियनिटी पर भी साहित्य है, जैन समाज, जैन धर्म, जैन दर्शन पर अपार साहित्य है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म पर अपार साहित्य है। तो यह किसी एक धर्म की भाषा नहीं, प्राकृत भी किसी एक धर्म विशेष की भाषा के रूप में न देखी जाए। इससे उस भाषा का जो लौकिक साहित्य है उसकी क्षति होती है और सरस्वती की अवमानना इससे होती है। इसके पश्चात में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं और उनके साहित्यों के परस्पर संबंध को लेकर कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत सदैव से बहुभाषी देश रहा है। संस्कृतियों की बहुलता इसमें रही, अनेक संस्कृतियां रहीं। उसी तरह से अनादिकाल से कई कई भाषाएं इस देश में आसेतु हिमाचल प्रचलित रही हैं। इस झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि इनमें से कौन सी भाषा सबसे पुरानी थी। बहुत पहले बोलियां थी और उनसे ये भाषाएं आई, या कौन सी भाषा पहले आई। भाषाएं थी अनादिकाल से, नहीं कदाचित अनीदृशम जगत। यह हम मान लेते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई एक भाषा कभी थी और उससे सब भाषाएं निकली होंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा समाज, इतनी जातियां, इतने भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं यहाँ पनपती रही हैं। तो इसलिए जिस तरह से नदियां अपने अपने उद्गम से, स्रोतों से उद्गत होती हैं और बहती हैं, जिस तरह से पेड़ अपनी धरती पर उगते हैं, उस तरह से भाषाएं अपने अपने उद्गमों से जन्म लेती हैं, नदियों की तरह वह बहती हैं, संपर्क में आती हैं, एक दूसरे का जल उनमें मिलता है, समागम होता है। यह मान लेना ही सबसे उचित है। हर भाषा की अपनी खूबियां होती हैं, हर नदी की अपनी पहचान होती है, लेकिन संगम बनाती हैं तो एक दूसरे से मिलती हैं। कई भाषाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे को पोसती हैं, एक दूसरे को संपन्न बनाती हैं। प्राकृत कभी जनभाषा, लोक भाषा रही होगी और मूलतः व्याकरण के नियमों से वह उस तरह से नहीं बंधी थी। पाणिनि की संस्कृत जिस प्रकार से व्याकरण से सुसंबद्ध रूप को प्राप्त हुई, उसका अपना एक स्वरूप बना। उसमें एक शास्त्रीय विमर्श की, चिंतन की परंपराएं बहुत उर्वर रूप में पनपी और उन्होंने कविता की परंपरा को भी संपन्न किया। प्राकृत लोक से जुड़ी रही, उसमें लोक काव्य की परंपरा बहुत संपन्न हुई। ये दोनों परंपराएं, संस्कृत की शास्त्र विमर्श की अत्यंत समृद्ध परंपरा और उसके शिष्ट साहित्य की समृद्ध परंपरा और प्राकृत की लोक काव्य की परंपरा और जन भाषा के रूप में उसका जो स्वरूप है, ये इन दोनों का एक तरह से समागम होता है। ये भारतीय साहित्य का अत्यंत ही उज्जवल पक्ष है और इसको जितना बढ़ाया जाए, पल्लवित किया जाए, उतना ही भारतवर्ष के, भारतीय संस्कृति के कल्याण के लिए होगा। इस समागम से यह लाभ हुआ दोनों भाषाओं को, दोनों भाषाओं के साहित्यों को, कि प्राकृत में भी शास्त्रीय विमर्श संभव हो सका और संस्कृत में लोक काव्य की परंपराएं पल्लवित और पुष्पित और विकसित हो सकी और संस्कृत साहित्य में नई चेतना, लोक जीवन की झांकियां प्राकृत साहित्य के संपर्क से निरंतर संक्रांत होती रहीं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण तो गुणाढ्य की बृहत कथा है। संस्कृत के कवियों ने मुक्त कंठ से गुणाढ्य की प्रशस्ति की है। मैं वो सारे प्रशस्ति के श्लोक मेरी किताबों में है। वो यहाँ तक कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास के बाद गुणाढ्य सबसे बड़े महान कवि हैं पूरे भारतीय साहित्य के। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है गुणाढ्य को लेकर के। और गुणाढ्य की बृहत कथा के जो पैशाची प्राकृत में थी, उसके 5 रूपांतर संस्कृत में हुए और एक तमिल में रूपांतर हुआ। क्षेमेंद्र का रूपांतर है, सोमदेव का रूपांतर है, बृहत कथा श्लोक संग्रह है नेपाल का, और एक रूपांतर भारवी के पहले एक राजा थे
उन्होंने किया था वो प्राप्त नहीं होता है। तो इतने रूपांतर किसी प्राकृत ग्रंथ के संस्कृत में हुए, इसका अन्य उदाहरण संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता है कि अन्य भाषा के प्राचीन काल में किसी ग्रंथ के संस्कृत में इतने रूपांतर हुए हों। तो कितना घनिष्ठ संबंध, और जो प्राकृत की बृहत कथा लुप्त हो गई, यह कहना बहुत ही अन्याय होगा कि संस्कृत वालों ने कोई षड्यंत्र रचा इसलिए वह लुप्त हो गई। वह एक ऐसी प्रक्रिया थी कि वो पत्ते अग्नि में जलाते गए और किसी तरह थोड़ा अंश बचा, उसको भी बचाया गया। अभिनव गुप्त के पुस्तकालय में बृहत कथा की पांडुलिपि थी। अभिनव भारती में वो बृहत कथा से मूल पैशाची प्राकृत की गाथा उद्धृत करते हैं। अभिनव गुप्त के पास तो हजारों ग्रंथ थे उनके पुस्तकालय में, 450 ग्रंथों के वे उद्धरण केवल अभिनव भारती में देते हैं। ऐसी महाप्रज्ञा महामेधा के वो स्वामी हैं कि उनको 450 ग्रंथ उपस्थित हैं, उनके उद्धरण वो देते चलते हैं। बृहत कथा उनको उपस्थित है, बड्ड कहा। तो ये 11वीं शताब्दी तक तो सोमदेव को बृहत कथा उपलब्ध थी, क्षेमेंद्र को 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में बृहत कथा उपलब्ध थी। तो यह जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, विदेशी सत्ताओं के, कश्मीर को जिस तरह से रौंदा गया, उसके कारण संस्कृत की ही तो लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गई। उसमें वैशाची प्राकृत की मूल बृहत कथा भी नष्ट हो गई। वसुदेव हिंडी फिर उसका रूपांतर मिलता है। लेकिन यह बड़ा इतिहास बृहत कथा ने पूरे भारतीय साहित्य में रखा हुआ विश्व साहित्य का एक अनूठा रत्न है। इसी तरह से जो बृहत कथा की परंपरा जिस तरह से संस्कृत में आई, चरित्र लेखन है, इतिहास रचना है, छंदस शास्त्र है, कवि समय है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, काव्य विधाएं हैं, कथानक रूढ़ियां हैं, आख्यान उपाख्यान है, इन सब का परस्पर आदान प्रदान संस्कृत साहित्य और प्राकृत साहित्य के बीच में हुआ। किसने किससे कितना लिया, इसका लेखा जोखा करना संभव नहीं है। संस्कृत के पंडित जन बहुत गौरव से सिर ऊंचा करके कहते हैं कि संस्कृत ने इतना दिया भाषाओं को। सारी भाषाएं तो संस्कृत से ही निकली हैं। अब तो मैं उसका बहुत विरोध करता हूं। संस्कृत से सारी भाषाएं इस तरह से नहीं निकली। ये भाषा विज्ञान के सारे सिद्धांतों के विरुद्ध है ऐसा कहना। लेकिन संस्कृत ने जितना दिया है उतना लोक भाषाओं से लिया भी है, और उसको मानना चाहिए। कहाँ से ये देवर शब्द आ गया, कहाँ से दोहद शब्द आ गया, कहाँ से पोगंड शब्द आ गया, कहाँ से चंग शब्द आ गया, और हमारे संस्कृत के कवि इनका प्रयोग करते हैं। ये सब प्राकृत के लोक भाषाओं के शब्द संस्कृत भाषा में आ गए। तो एक तो साझा शब्दावली थी, इतना बड़ा देश, उसमें इतना आदान प्रदान होता था कि 80% शब्दावली उत्तर से दक्षिण तक भारतीय भाषाओं में वही वही चली आ रही। इतना आपस में मिलते जुलते थे, तीर्थ स्थानों में आदान प्रदान जनजातियों का आपस में एक से दूसरे समाजों का होता था, इसलिए साझा शब्दावली चली आ रही है। और उसके साथ जो विशिष्ट शब्दावलियां हैं किसी भाषा की, वो संस्कृत से प्राकृत में, प्राकृत से संस्कृत में आती जाती हैं। बहुत अच्छा है, कालिदास ने हाला शब्द ले लिया। मल्लिनाथ कहते हैं कि हाला शब्द प्राकृत का है। हमारे सबसे बड़े टीकाकार बता रहे हैं। पंडित लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो संस्कृत में था मूलतः, वो तो सिद्ध करेंगे, व्याकरण से सिद्ध कर देंगे, वो किसी हल धातु से संस्कृत में निकला ऐसा बता देंगे। पर जो सबसे बड़ा पंडित है, टीकाकार हमारा, वो कह रहा है कि प्राकृत का मूलतः शब्द है। कालिदास ने जानबूझकर यहाँ प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। कितना बड़ा अर्थ उससे निकालते हैं कि हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम, हाला का सेवन करते थे। वो प्राकृत जनोचित आचरण उनका था, इसलिए कालिदास ने हाला शब्द का जानबूझकर प्राकृत प्राकृत शब्द का प्रयोग वहां किया। और संस्कृत हो गए बाद में तीर्थ स्थान में जाकर के बलराम, तो सारस्वत क्षेत्र में जाकर के अंतःशुद्ध स्वमी भवता भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण, अंतःशुद्ध बलराम भी हो गए। ये इसको बताने के लिए हाला शब्द प्राकृत से कालिदास जानबूझकर लाते हैं, जामित्र शब्द दूसरी भाषा का लाते हैं। हमारे जो महान कवि हैं वो अन्य भाषाओं के शब्द लाते हैं, और आचार्य बताते हैं कि अन्य भाषाओं से संस्कृत में ये शब्द आए। लेकिन एक बड़ी परंपरा संस्कृत के उन आचार्यों और महाकवियों की है जिन्होंने प्राकृत में लिखा और अपने ग्रंथों में प्राकृत के उद्धरण दिए, और हजारों प्राकृत की गाथाएं संस्कृत के आचार्यों के इस महनीय उद्यम के कारण बच सकी। वीएम कुलकर्णी के 2 वॉल्यूम आप देख जाइए, 1000 गाथाएं उन्होंने वहां सुरक्षित कर ली हैं, जो संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्यों ने, आनंदवर्धन ने, भोज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश में उद्धृत की हैं। वो अन्यत्र नहीं मिलती। गा सत्सई में जो गाथाएं हैं बच गई, वज्जालग्ग में जो बच गई वो तो हैं, लेकिन जो लोक में गाई जाती थी, अनेक कवियों ने जो लिखी थी, वो हजारों हजारों गाथाएं संस्कृत के आचार्यों ने बचा करके रखी हैं हमारे लिए। ये संस्कृत का प्राकृत को बचाने के लिए अवदान है।
मुझे कई बार ऐसा भी सुनना पड़ता है, बड़े-बड़े बुद्धिजीवी जन कहते हैं कि संस्कृत ने प्राकृत का शोषण किया और उसको मार डाला। मैं उल्टे ये कहता हूँ कि संस्कृत ने प्राकृत को बहुत बचाया है और हजारों-हजारों वर्षों तक संस्कृत ने प्राकृत की रक्षा की, उसके बहुत सबूत मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों भाषाओं में कितना सहकार रहा है। आनंदवर्धन, देवी शतक जैसा यमक काव्य, इतना प्रौढ़ काव्य है, अद्भुत यमक की छटाएं उसमें बिखरती हैं। वही आनंदवर्धन विषम बाण लीला प्राकृत में लिखते हैं। इतना बड़ा आचार्य, संस्कृत का जो मूर्धन्य आचार्य है, वो महान कवि है। कल्हण तो कहते हैं कि कवि थे आनंदवर्धन, पहले आचार्य के रूप में उनका नाम चल पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन मूलतः तो बड़े कवि हुए हैं। वे प्राकृत में बड़ा महाकाव्य लिखते हैं, मिलता नहीं है उनका महाकाव्य। तो केवल प्राकृत में जो अन्य कवि थे उन्हीं के काव्य लुप्त नहीं हुए, गुणाढ्य की बृहत कथा ही लुप्त नहीं हुई, विषम बाण लीला इतना बड़ा काव्य आनंदवर्धन का वह लुप्त हो गया। राजशेखर कर्पूर मंजरी प्राकृत में सट्टक लिखते हैं, वह विधा पहला सट्टक है वह जो प्राकृत भाषा में उन्होंने पूरा लिखा। संस्कृत के महान आचार्य, महान कवि, बड़े नाटककार। मूलतः तो उनकी भाषा संस्कृत ही है, प्राकृत उनकी अपनी भाषा नहीं है। अपनी भाषा होती तो कप्पुए मंजरी ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं रख देते, उसमें नाट्य निर्देश तो सब संस्कृत के हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि उसमें इतना इतना अंश तो प्राकृत का है, पात्र प्राकृत में बोल रहे हैं, लेकिन जो नाटककार है वो नाट्य निर्देश इति तथा कुर्वन इति परिक्रामति ये सब तो संस्कृत में लिख रहा है। नाटककार की भाषा तो संस्कृत है, वो नाम जो नाटक का दे रहा है वो कर्पूर मंजरी दे रहा है। तो जिनकी भाषा संस्कृत है वो जन भाषा के पास जाते हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखते हैं। प्राकृत के कवि संस्कृत के पास आते हैं, संस्कृत साहित्य से बहुत सारे अभिप्राय मोटिव्स लेते हैं। ये आदान प्रदान की बड़ी परंपरा चली आ रही है। और जो हमारे आचार्य काव्यों की कोटियां बनाते हैं, उनमें भाषा के आधार पर भी कोटियां बनाते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि काव्य 3 प्रकार का है, संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। ये दंडी ने ये कोटियां बनाई हैं। काव्यादर्श में वो कहते हैं कि प्राकृत साहित्य की बड़ी परंपरा है। ये 6ठी शताब्दी के बड़े आचार्य दंडी कहते हैं। महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागरः सूक्ति रत्नानाम सेतु बंधादि अन्वयम। देखिए कितना अच्छी समीक्षा उन्होंने की है। महाराष्ट्री जो प्राकृत है वो प्रकृष्ट प्राकृत है, क्योंकि कविता की प्राकृत तो महाराष्ट्री रही। और जो सूक्ति रत्नों का सागर है सेतुबंध, वो उस प्राकृत में लिखा गया। कितने गौरव से दंडी कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि और भी प्राकृतें चल रही हैं इस देश में। 6ठी शताब्दी के आचार्य दंडी काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में ही ये बता रहे हैं। शौरसेनी च गौड़ी च लाटी चान्या च तादृशी। शौरसेनी प्राकृत है, गौड़ी प्राकृत है, लाटी प्राकृत है। ये सब वो कहते हैं कि याति प्राकृत मित्येवम मित्येवम व्यवहारेषु सन्निधिम। ये व्यवहार में सारी प्राकृतें चलती हैं। और कविता की जो प्राकृत है, इसमें सेतुबंध जैसा महान काव्य लिखा गया है, वो महाराष्ट्री प्राकृत है। ये संस्कृत के मूर्धन्य आचार्य दंडी सामान्य आचार्य नहीं है। उनका जो काव्यादर्श है उसका 10वीं शताब्दी में कन्नड़ में रूपांतर हो गया था, लंका में वो पहुंच गया, उसका लंका की सिंहली भाषा में अनुवाद हो गया। वो विश्व के आचार्य हैं काव्य शास्त्र के, केवल भारत के आचार्य नहीं है। तो इतना बड़ा आचार्य प्राकृत साहित्य के बारे में नोटिस लेते हुए कहता है, रत्नश्री ज्ञान की टीका है काव्यादर्श पर, उसमें कहते हैं रत्नश्री ज्ञान जो प्राकृत के बारे में आचार्यों की धारणा रही होगी उसको वे व्यक्त करते हैं कि शौरसेनी च गौड़ी च लाटी चान्या च तादृशी। यह जो दंडी ने कहा है रत्नश्री ज्ञान कहते हैं। रत्नश्री ज्ञान तो वैदिक परंपरा के आचार्य नहीं है, वो तो बौद्ध आचार्य हैं जहां तक मुझे जानकारी है, जैन आचार्य होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो शौरसेनी गौड़ी लाटी जो दूसरी प्राकृतें हैं, ये सामान्य भाषाएं हैं जिनका साहित्य में प्रयोग गौण रूप से होता है। और महाराष्ट्री प्राकृत संस्कृत भाषा की तरह साहित्यिक भाषा भी है, उसको संस्कारित कर दिया गया है कवियों के द्वारा, ऐसा रत्नश्री ज्ञान कहते हैं। उससे आप असहमत हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं शौरसेनी प्राकृत में तो बहुत साहित्य लिखा गया और अच्छा उत्तम साहित्य शौरसेनी प्राकृत में भी है। उद्योतन सूरी की कुलय माला कहा है, उसमें संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश इन 3 भाषाओं का वर्णन तो किया गया है, लेकिन उसमें कथा प्रसंगों में अनेक प्राकृतों के नाम दिए गए हैं। मैं बहुत सारे प्रसंग छोड़ दूंगा क्योंकि आप लोग सब प्राकृत साहित्य के मुझसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं और 16 भाषाओं का वो उल्लेख करते हैं। कुलय माला कहा, ये प्रेम सुमन जैन जी ने संपादित कर दी है, बहुत अच्छी कथा है।
मुझे बहुत अद्भुत कथाएँ लगीं प्राकृत की। नम्मया सुंदरी कहा जैसी कथा, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है, वो छपा हुआ है। इस तरह की कथाएँ संस्कृत में नहीं हैं। यद्यपि संस्कृत का कथा साहित्य बड़ा उर्वर है, तो इसका प्रभाव भी पड़ा संस्कृत के कथा साहित्य पर, क्योंकि वो लोक से आई हैं वो कथाएँ। बड़ी संपन्न है, जो लोक कथा की परंपराएँ हैं, उससे वो जुड़ती हैं। जैसे गुणाढ्य की बृहत कथा से जो बड्ड-कहा से जो परंपरा आरंभ हो गई, तो वो पल्लवित होती रही। वो प्राकृत में कितनी-कितनी सुंदर कथाएँ लिखी गईं, अद्भुत कथाएँ लिखी गईं, जिनमें कि लोक जीवन, इतनी रोमांचक घटनाएँ हैं। ऐसे ही नाटक लिखे गए, मुनि रामचंद्र का नाटक है, ये सब जो जैन मुनियों के नाटक हैं, यद्यपि वो प्राकृत में नहीं हैं। लेकिन ये जो कथा साहित्य है, वो प्राकृत में आया। और उसमें कुलयमाला कहा में बाजार में उसका नायक जाता है, वो बाजार में देशी भाषाएं बोलते हुए सुनता है। उसमें मध्य देश, मगह और खीर कश्मीर, ढक्क पंजाबी, सेंधवी सेंधवी प्राकृत का तो अब स्वरूप मेरे ख्याल में मिलता नहीं है। अभिनव गुप्त ने सेंधवी प्राकृत की गाथाएं उद्धृत की है, उसमें रचनाएं होती थी, वो अभिनव गुप्त बताते हैं। और गुज्जर गुजरात में, लाट देश में, ये जो सारी प्राकृतें थी, 16 प्राकृतों का उन्होंने वर्णन किया है। तो इतनी बात तो यह आदान-प्रदान को लेकर के साहित्य के स्तर पर मुझे कहना थी। दूसरी एक बात विधा की दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाथा छंद दोनों भाषाओं में है। अब किसमें पहले आया यह तो बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसमें मैं नहीं उलझूँगा, क्योंकि ऋग्वेद में गाथाकारों का, गाथाओं का नाम आ जाता है। अथर्ववेद में गाथाओं का उल्लेख आ जाता है कि परम तत्व प्राप्ति के पीछे गाथाएँ नाराशंसी, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद चल पड़े। तो ये वेद की ही तरह गाथाएँ प्राचीन हैं। वेद के ऋषि जानते थे कि गाथाएँ गाई जाती हैं, और जो वैदिक ऋषि हैं उनमें से कई ने गाथाएँ भी लिखी, उनके भी नाम देते हैं। अंगिरस की गाथाएँ हैं। महाभारत में तो बहुत सारी गाथाएँ उद्धृत हैं कि ये उशनस की गाथा है, ये सत्यवान की गाथा है। तो गाथा छंद संस्कृत में चला आ रहा है, प्राकृत में भी चला आ रहा है। बड़ा संपन्न है दोनों की जो गाथा है, उसी से आर्या हो जाता है संस्कृत में। और जो गाथा का लक्षण प्राकृत पेंगल शास्त्र में बताया जाता है, ठीक वही लक्षण आर्या का मिलता है। मैंने दोनों उद्धृत किए हैं। जो प्राकृत पेंगल शास्त्र में गाथा का लक्षण है और जो आर्या का लक्षण है, तो ये गाथा की परंपरा दोनों में समान रूप से चली आ रही है। यहाँ लोक की गाथाएं हैं, और उनका एक तरह से प्रतिबिंबन संस्कृत के गाथा साहित्य में, आर्याओं में विशेष रूप से होता है। और ये परंपरा विशेष रूप से गाहा सत्तसई के द्वारा आरंभ होती है। मैं बहुत सारे उल्लेख छोड़ रहा हूँ कि वैदिक संस्कारों के अवसर पर गाथाएं गाई जाती थी, इसके उल्लेख स्रोत सूत्रों में, वैदिक साहित्य में मिलते हैं। तो और उन गाथाओं के उदाहरण भी दिए हैं कि सीमंतोन्नयन में गाथाएं गाई जाएंगी। तो गाथा तो बहुत पुरानी हमारे सारे समाजों में चली आ रही है, आद्य छंद है विश्व का एक तरह से। जिस तरह से दोहा भी बहुत पुराना छंद है, प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी दोहा आ जाता है, संस्कृत में भी दोहा आ जाता है। उससे पहले का हमारा जो एक एक सार्वभौम छंद है भारत का गाथा, और वही आर्या हो जाती है। तो इसके गाथाकारों में परस्पर बहुत आदान-प्रदान हुआ। और यहाँ वैदिक काल से परंपरा जो चली आ रही थी, वह लोक साहित्य में गाथा की परंपरा से जुड़ती रही, और दोनों में परस्पर आदान प्रदान होता रहा। और छंद कोश में जो लक्षण दिया है, सामान्य नम 12 18 12 पन्नर मत्ताओ 18 12 15 मात्राएं होती हैं, यही आर्या का लक्षण किया जाता है। लेकिन गाथा के स्तर पर गाहा सतसई का संस्कृत साहित्य पर प्रभाव पड़ा है, और उससे संस्कृत साहित्य का बड़ा कल्याण भी हुआ कि गाहा सतसई की अद्भुत गाथाएं हैं, बड़ी कविता है। छोटी-सी गाथा में कितने कितने बड़े जीवन को वे पिरो देते हैं। यह संस्कृत के कवियों ने प्राकृत गाथाओं से लिया। लेकिन एक थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल बात एक विद्वान ने कही है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। एसवी सोहनी अच्छे विद्वान थे, अब तो उनको भूल-भाल गए हैं लोग। वो आईसीएस ऑफिसर थे और बड़े मेधावी थे। उनसे कई बार हम लोगों का मिलना होता था उज्जैन में। बड़ा गंभीर अध्ययन वो शोध करते थे, उनके व्याख्यान भी बड़े सुनने लायक होते थे सोहनी साहब के, और उन्होंने बिहार में रहकर बहुत कार्य किए हैं, आईसीएस होते हुए भी। बड़े वरिष्ठ ऑफिसर वो हुआ करते थे, उतने ही बड़े विद्वान भी थे। तो उन्होंने शोध पत्र भी लिखा है, और व्याख्यान में भी उन्होंने यही कहा, हमने जो उनका व्याख्यान सुना कि
हाल की गाहा सतसई का असर मेघदूत पर पड़ा है। और कुमार संभव भी हाल की गाहा सतसई से प्रभावित है, जो शिव पार्वती के दाम्पत्य का चित्रण कालिदास कुमार संभव में करते हैं। यह बात, इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एक उदाहरण दिया है। मैं कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मानता हूँ। विक्रमादित्य के समय में उनको मैं मानता हूँ। उसके अपने प्रमाण हैं और बड़े इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण दिए गए हैं। वो साक्ष्य मेरे साथ हैं। और गुप्त काल में उनको मानने वाला एक मत है, वह अलग बात है। तो कालिदास ने मेघदूत में लिखा, स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगादिष्टे वस्तुन्युपचित रसे प्रेम राशि भवन्ति। कहते हैं, यक्ष कहता है अपनी प्रिया से कि हे प्रिय, लोग कहते हैं कि विरह में प्रेम कुछ छीज जाता है। विरहे ध्वंसिना आहु, लोग कहते हैं, पर ऐसा कहना ठीक नहीं है। इष्टे वस्तुनि उपचित रसे प्रेम राशि भवन्ति। प्रेम तो इष्ट के ध्यान में उपचित उपचित रस वाला होता हुआ राशि राशि संचित होता चला जाता है। बहुत सुंदर कालिदास ने कहा है। सोहनी साहब ने कहा, कुछ और विद्वानों ने भी यह कहा कि गाहा सतसई की एक गाथा से प्रभावित है यह कालिदास के यक्ष का कथन। और गाहा सतसई में कोई अपनी प्रेमिका से न मिलने वाले प्रेमी को समझाते हुए कोई विदग्धा कहती है, अद्दन सणेण पुत्त सुट्ठुवी रमेहाणु बंद गड़ियाई हथ हथ उच पाणी आई व कालेन गलंति पे माई। बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। कहती है उससे कि हे बेटा, अदर्शन से गल कर के खत्म हो जाता है प्रेम, जैसे चुल्लू में लिए हुए पानी बूंद बूंद कर रिस करके बह जाता है। इसमें उल्टी बात कही गई है। कालिदास ने अगर इससे प्रभावित होकर के लिखा है तो कालिदास ने तो पूरा पलट दिया। इसी कालिदास की आदत है कि वाल्मीकि जो कहेंगे, भरत मुनि जो कहेंगे, उसको सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपनी विचक्षण विलक्षण मेधा से उसको पलट देते हैं। कहते रहे लोग कि गल जाता है प्रेम, चुल्लू में रखे हुए पानी की तरह गल जाता है, विरह में नहीं मिलोगे तो खत्म हो जाएगा प्रेम। ऐसा व्यवहारिक सूझ दी गई है। प्रेम सारे व्यवहारिक सूझ से बहुत परे चला जाता है। उसकी आलोचना करते हुए कालिदास कहते हैं कि ऐसा नहीं, सच्चा प्रेम तो विरह में और पक करके और इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ उसको प्रेमिका ही सब जगह दिखाई देती। सा इति कोयम अद्वैतवाद। अमरुक भी प्रभावित हुए गाह सतसई से, लेकिन वो क्या, वे अद्वैत लाते हैं वहां पर। तो मैं तो यह नहीं मानता कि कालिदास ने गाह सतसई से प्रभावित होकर के ऐसा कहा है। कालिदास की अपनी बड़ी प्रतिभा है और मेघदूत पहले लिखा जा चुका, उसके मेरे पास प्रमाण है। लेकिन जो गाह सतसई का बड़ा सर्वातिशायी प्रभाव पड़ा बात के पूरे हमारे मुक्तक साहित्य पर, वो तो स्पष्ट है। अमरुक तो महान कवि हैं, उनके जैसा कवि प्रेम का चित्रण करने वाला दूसरा हुआ नहीं। अद्भुत कवि हैं, पूरे भारतीय साहित्य में उनके टक्कर का कवि नहीं है। लेकिन वो क्या से क्या बना देते हैं। गाह सतसई से जहां भाव भी लेते हैं, गाह सतसई से तो लिए उन्होंने भाव, और उसको कहाँ तक वो पहुंचाते हैं। तो गाह सतसई की कविता बहुत मार्मिक कविताएं हैं और लोक उनमें सारा उपस्थित है। एक श्लोक मैं दे दूंगा, समय तो कम है। गाह सतसई की गाथा अमरुक को मालूम होगा और उन्होंने उसको किस प्रकार से पल्लवित किया है अपने अमरु शतक में। रत्था पैण्णनुपला तुमम सा पडिच्छये एन्तम दारिणी हे ही दोहिम विमंगल कलसे ही नत्थणे ही। रथ्या पर नयन गड़ाए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती है वह, दरवाजे पर अपने दोनों हाथ इस तरह तोरण बना करके टिकाए हुए, मंगल कलश की तरह अपने स्तनों को उस पर सजाए हुए, थणे ही उसमें कहा है, उसी से स्तन से थन हुआ, वो मंगल कलश की तरह है। सुंदर गाथा है। अमरुक ने इसको सजा संवार करके और सुंदर बना करके कहा है। अगर उन्होंने इस गाथा से लिया है भाव, दीर्घा वंदन मालिका विरचिता दृष्टैव नेन्दीवरैः, लंबी कतार नील कमल की बिछा दी उसने आंखों से ही। सचमुच के नील कमल लेकर के नहीं आई है तुम्हारे लिए। पुष्पाणाम प्रकर स्मृतेन रचितो नो कुंद जात्यादि भी,
फूलों की बातें उसने बिछा दी है कि तुम आ रहे हो। कुंद के फूल नहीं सजाए, कुंद के फूलों की मालाएं नहीं सजाई तुम्हारे। अपनी मुस्कान के सफेद फूल बिछा दिए हैं उसने तुम्हारे लिए। दत्ता स्वेद मुचा पयोधर भरे नार्घ्यो न कुंभाम भसा। मंगल कलश भर कर के नहीं लाई, जो पसीने की बूंदें टप टप गिर रही हैं पयोधरों से, उन्हीं को मंगल कलश बना करके और जल मंगल कलश से तुम्हारे लिए उसने अर्पित कर दिया है। स्वैरेवा वै प्रियस्य रचि विशितस तन्व्यास कृतम मंगलम। बहुत बड़ी बात फिर आगे उन्होंने कह दी। अपने अंग अंग से, अपने शरीर की पोर पोर से प्रिय में समाती हुई उसने मंगल रच दिया है। प्रेम को कितनी ऊंचाई तक फिर ले जाते हैं और कल्पनाओं को कितना और ऊपर ले जाते हैं। जो कल्पना, जितनी कल्पना गाहा सतसई के कवि ने की थी। हाल ने बहुत बड़ा काम किया, हम उनके कृतज्ञ हैं। पूरा भारतीय साहित्य उनका कृतज्ञ, केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं, सारे भारतीय साहित्य पर हाल की गाहा सतसई का परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आया है। इसलिए हाल की भी प्रशस्ति उसी तरह से संस्कृत के आचार्यों ने, कवियों ने की है। ये तो आप देखिए कि उदार कितने हैं। ये ऐसी प्रशस्तियां हाल की प्राकृत में लिखी गई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाणभट्ट इतने महान कवि, वो हाल के लिए कहते हैं, अविनाशिनम अग्राम्य मकरोत् सातवाहन विशुद्ध जाति भी कोशम रत्नैरिव सुभाषितैः। अविनाशी अग्राम्य कोश, गाहा कोश बना दिया सातवाहन ने, हाल ने। विशुद्ध जाति वाला, जाति अलंकार होता है, बाण जानते हैं कि जाति अलंकार होता है। जो स्वभावोक्ति अलंकार को यहाँ जाति का स्वरूप बनता है, वो जाति काव्य बनता है। जाति से, कास्ट से आशय नहीं है। जाति यहाँ पूरे समाज का सारा वर्ग यथा रूप में यथावत चित्रित होता है, जाति अलंकार बन जाता है। तो जाति काव्य बाण ने रत्नों की तरह सुभाषितों की माला गूंथ करके बना दिया है। और सूक्ति मुक्तावली में राजशेखर का पद्य उद्धृत है, जगत्याम ग्रथिता गाथा सातवाहन भूभुजा। सातवाहन भूपाल ने ऐसी गाथा इस संसार में गूंथ दी है। व्यतदुर धृतेश्च विस्तारा महो चित्र परंपरा। कैसी विचित्र परंपरा उन्होंने विस्तारित की है हमारे लिए। अभिनंद जो महान कवि हैं, हाल की गाहा सतसई की प्रशस्ति वो करते हैं, और गोवर्धन हाल की गाहा सतसई की प्रशस्ति करते हुए उनका सीधे सीधे ऋण ही स्वीकार करते हैं कि मैंने तो आर्या सप्तशती बनाई क्योंकि प्राकृत भाषा में हाल की गाह सतसई है, तो वैसी ही सप्तशती मैं संस्कृत में बना दूंगा। पहली सप्तशती कदाचित यह संस्कृत की है। दुर्गा सप्तशती तो पुराण का अंग है, लेकिन कविता में सप्तशती अगर बनी तो गोवर्धन ने 11वीं शताब्दी में, महान कवि हैं, जयदेव के समकालीन है, राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में बड़े कवि हैं ये गोवर्धन, उन्होंने आर्या सप्तशती लिखी। वो कहते हैं कि वाणी प्राकृत समुचित रसा बले नैव संस्कृतम नीता निम्नानुरूप नीरा कलिंद कन्येव गगन तलम। प्राकृत में ही रस जिसका बहता है, ऐसी वाणी, उसको जबरदस्ती संस्कृत में लाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कलिंद कन्या जो पहाड़ से नीचे बह रही थी, उसको जबरदस्ती ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है, ऐसा गोवर्धन कहते हैं। ऐसा दुष्कर प्रयास मैं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने किया है वह कम नहीं है, बहुत बड़ा काव्य वे रचते हैं। विनम्रता उनकी है, वे सातवाहन को इतना महत्व देते हैं प्राकृत की गाथा काव्य को, लेकिन कवित्व प्रतिभा उनकी उसी तरह की है। और बंगाल के लोक जीवन की जो छवियां उन्होंने आर्याओं में गूंथी हैं, वो अतिक्रांत भी कर देते हैं गाहा सतसई के प्रभाव को। दलिते पलाल पुंजे वृषभम परिभवति ग्रहपतौ कुपिते निभृत निभालित वदनौ हलिक वधु देवरौ हसता। आप मिला लीजिए, गाहा सतसई की कई कई गाथाओं में इस जोड़ की गाथाएं मिलेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं कहा होगा वहां। पुआल का सारा पुंज तहस नहस कर दिया गया है, और जो घर का मालिक है, किसान है, वो बेल को मार रहा है कि इसने कुचल दिया है ये मेरे पुआल का जो ढेर जिस पर मैं सोता हूं। और खालिक की बहू और उसका देवर एक दूसरे को चोरी छिपे देख करके हंस रहे हैं। कितनी ध्वनियां हैं, क्या प्रेम है। ये जो प्रेम लोक में चलता था, उसका काव्य फिर गोवर्धन संस्कृत में लाते हैं। वो सुंदर छाया है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, कौन सी नायिका है, ये सब
टीकाएं जो मिलती हैं, इसीलिए आर्य सप्तशती की बहुत टीकाएं लिखी गई, गाहा सत्सई की भी लिखी गई कि कौन सी नायिका है, स्वेरिणी नायिका, व्यभिचारिणी है, क्या है। लेकिन काव्य में जो चित्र दिया है, सुंदर चित्र दिया है, जीवन उकेर दिया है, ये इस तरह की गाथाएं। और आप देखिए, द्वारे गुरुवः कोणे शुकः सकाशे शिशुर्ग्रहे सख्यः काला सह क्षमस्व प्रिय प्रसीद प्रयातमः। पत्नी कहती है पति से, द्वार पर बाहर बैठे हुए हैं सास ससुर गुरुजन, कोने में पिंजरा रखा है, उसमें तोता है, वह भी सुनता है, दूल्हा देता है, मेरी गोद में बच्चा है, सखियां बैठी हुई हैं उधर, हे प्रिय तुमसे सहन नहीं हो रहा है समय, तुम प्रतीक्षा नहीं करना चाह रहे हो, अब तो शाम हो गई, ढलेगी रात, आएगी अंधेरा होगा, उस समय जो कुछ तुम हाथ बढ़ा रहे हो, जो कुछ सहन बर्दाश्त करो, थोड़ा समय और धीरज धरो, ऐसा कुछ कहती। भाषा बहुत सुंदर है, मैं तो अपनी टूटी फूटी भाषा में अनुवाद कर रहा हूं। सुन पुरम में गांव में हिंडंती तू कहेण सा बाला पा सह सारिव घरम घरेण कहिया वि खज्जी खिज्जी खिज्जी ही। कहते हैं कि सुना है कि तुम्हारे लिए गांव गांव में भटकती हुई वह बाला पाशक सारी की तरह एक घर से दूसरे घर पूछताछ करती ही जा रही है, ऐसी बावली हो गई है। ये पाशक सारी की इमेज, पाशक सारी शब्द ही लेकर के गोवर्धन ने प्रयोग किया है, लेकिन पाशक सारी की तरह खेल कर रहे हैं तुझसे, वो ऐसा उन्होंने कह दिया है अपनी आर्या में। तो यह लेते हैं भाव, और काफी अन्यथाकरण भी उसका करते हैं गोवर्धन। बहुत सुंदर गाथाएं जो प्राकृत की हैं, उनसे भाव भी लेते हैं, लेकिन जनजीवन उन्होंने भी देखा है गोवर्धन ने। दुर्गत गृहिणी तनये करुणार्द्रा प्रियतमे च रागमयी मुग्धा रताभियोगम न मन्यते न प्रतिक्षिपति। ये भी बहुत सुंदर गाथा है आर्या सप्तशती की। दुर्गत की गृहिणी है, दुर्गत शब्द प्राकृत में आया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये संस्कृत में जो लोकधर्मी परंपरा के काव्य हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया है, उनका यह विशेष शब्द है। दुर्गत गरीब के लिए आता है पूरी कविता की इस परंपरा में, योगेश्वर की जो परंपरा है। तो दुर्गत की गृहिणी, गरीब की घरवाली यह है, बेटा है गोद में, उसको बहुत करुणा से देख रही है, प्रीतम के लिए राग है उसके नयनों में, उसको उनको भी देख रही है, और रताभियोग को भोली है, न तो वह अस्वीकार कर पा रही है, न स्वीकार कर पा रही है, बच्चा है गोद में। इस तरह की गाथाएं आपको गाहा सत्सई में मिल जाएंगी, जो कि बहुत सुंदर गाथाएं हैं। तो मैं बहुत सारी गाथाएं नहीं उद्धृत करूंगा, हमारे आचार्य स्वयं बताते हैं कि कैसे प्राकृत की गाथाओं की छायाएं संस्कृत के श्लोकों में आई हैं। सुंदर उदाहरण भी वो देते हैं, राजशेखर ये करते हैं। वो छाया कैसे, छाया का स्वरूप वो बताते हैं, जिसको शब्दार्थ हरण, जिसको कि आजकल थीसिस में बड़ी जांच होती कि कितने सेंटेंस उन्होंने ले लिए, ये शब्दार्थ हरण उसको कहा है राजशेखर ने, और कहा है कि ये बुरा नहीं है कविता में, अर्थ भाव ले लेना, कुछ शब्द भी एक आध ले लेना, लेकिन उसको कितना उसने अपनी मेधा से, अपनी कल्पना से सुंदर बनाया है, यह देखना चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं, छाया अलंकार भोज ने बताया है इसी दृष्टि से, और शब्दार्थ हरण का बहुत विस्तार से पूरे एक परिच्छेद में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में विवेचन किया है। तो पासा संकी कावोर नेच्छदि दिण्णम पय्य घरणीय ओणंत कर सोगलिय वल मज्जिठियम पिंडम। पाश की आशंका में जो कौवा है, वह पहिए घरणीय दिण्णम नेच्छदि, पथिक की घरवाली के द्वारा जो पिंड उसको खाने के लिए दिया जा रहा है, उसको खा ही नहीं रहा है, उसके पास ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पिंड को जमीन पर अर्पित करते समय उस पिंड के ऊपर उसका कंगन गिर पड़ा है, वो चमक रहा है। तो दूर से बैठा कौवा समझता है कि ये कोई पाश मुझे फंसाने के लिए इस पिंड के आसपास रख दिया गया है, दोहरे इसमें, और मैं इसमें झुकूंगा जैसे इसको खाने के लिए, ये मुझे पकड़ लेगा। ऐसा पाश की आशंका से कौवा उसको नहीं चुग रहा है। पथिक की घरवाली ने पिंड रख दिया, कौओं को दाना देती थी कि कौवा बताएगा कब हमारे प्रिय आएंगे। ये सब जो लोकाचार हैं, इस पर राजशेखर कहते हैं कि इसको लेकर के बहुत ही सुंदर एक कवि ने श्लोक, बड़ा श्लोक बना दिया है, उसको भी उद्धृत करते हैं। राजशेखर ने दोनों ही उद्धृत कर दिए हैं कि कैसे भाव इसने लिया, कैसे इसने इसको
और भी संवार करके बड़ा बना करके प्रस्तुत किया है। दत्तं पिण्डं नयनसलिलक्षालनाधौतगण्डं द्वारोपान्ते मयि कथमपि तया सङ्गमाशानुबन्धात् वक्रग्रीवश्चलननतशिरा पार्श्व सञ्चारी चक्षुः पाशाशंकी गलितवलयं नैनमश्नाति काकः। उन्होंने बहुत विशद रूप में कह दिया है, और बात तो वही कही है उन्होंने, लेकिन उसको थोड़ा और सुंदर रूप बना दिया है। राजशेखर कहते हैं कि ये नट नेपथ्य है। जैसे एक एक्टर जो है पहले किसी सादे लिबास में आता है और वही फिर थोड़ा और सज संवर करके दूसरा पात्र बन करके आ जाता है, आदमी वही है। तो भाव तो वही है, उसको थोड़ा और पहना करके गहने अलंकार छायाएं चोला बदल करके उसका दूसरे रूप में बड़े श्लोक में बना करके कवि ने रख दिया है। और किस प्रकार से पूरे भारतीय मुक्तक काव्य की उपजीव्य कवि उपजीव्य कृति बन जाती है गाहा सतसई। इसके भाव जो है कई कई तरह से दोहराए जाते हैं, कई बार पकड़ना मुश्किल है कि शायद गाहा सतसई से ले लिया होगा। ये शीला भट्टारिका की का श्लोक है, एक प्राकृत की गाथा है गाहा सतसई में। णीसा सुक्कम पीय कुल एहि जाणंतिणच्युम धन्ना अम्मारी सिंह दिण्णे पियम अप्पावी भी सरियो। कहते हैं कवि इसमें प्राकृत के कि वे धन्य है जो सांस कंपन और रोमांच से प्रिय को नचा लेती हैं। निशा सुक्कम पिय पुलए जानंति नच्युम धन्ना। अच्छा कहा है। तो हम तो उन्हें देखकर ही अपने आप को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा कहा। अम्मा ऋषि दिठे पियम्मी अप्पा भी सरियो। हमारी जैसी तो ऐसी है कि आंखें उन पर गड़ी कि सब कुछ भूल जाते हैं। कैसी महिलाएं हैं जो अपनी आंखों से नचाती हैं, कंपन से रोमांच से उनको नचाती रहती हैं। हम तो एक बार जैसे ही वो आए हमारी आंख उन पर पड़ी, अपने आप को ही भूल जाते हैं, फिर क्या उनको नचाएंगे। ये शीला भट्टारी का विज्जिका है। विज्जिका कहती है धन्यासिया कथयसि प्रिय संगमेपि विश्रब्द चाटुकशता निरतांतरेषु नीविं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि। ये सब स्त्रियों के श्लोक है, महिलाओं के श्लोक है। स्त्री विमर्श है बहुत आजकल जिसकी चर्चा है। एक महिला दूसरी नायिका से कहती है तुम धन्य हो, प्रिय संगम के समय जो प्रिय जो कुछ कहते हैं उसको तुम दोहरा रही हो हमारे सामने। विशब्द चाटुशब्द जो तुमसे कहते हैं समागम के समय उसको तुम बता रही हो एक एक शब्द। हमारी तो हालत यह है कि जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं हमारे वस्त्र की ओर, सख्या शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि, हे सखियों में शपथ लेती हूँ यदि मुझे कुछ भी याद रह जाता हो तो। आचार्य सारे आचार्य संस्कृत के बड़े मुग्ध हैं इस पंक्ति पर जो विज्जिका ने लिख दी है। सौगंध खाकर कहती हूँ कि मुझे कुछ भी उसके बाद एक शब्द याद रहता हो, क्या उन्होंने किया याद रहता हो, क्या व्याजस्तुति है, क्या व्यंजनाएं हैं। लेकिन जो भाव उस मूल प्राकृत गाथा में है वो बहुत अद्भुत सुंदर है। और इसका अपना कहने की वानगी है। ये विदग्ध नायिका है और बड़ा ताना मार करके इसकी नायिका कह रही है। जो मैंने कहा कि दुर्गत शब्द आता है, हाँ प्राकृत गाथाओं में दुर्गत शब्द आता है, और कहाँ से किसने लिया होगा मैं नहीं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन दुर्गय घरम घरिणी रखंती आउलत तणम पैणो उच्चिय दोहल सद्दा उअम चिय दोहलम कहई। दुर्गत की घरवा दुर्गत ग्रहे गृहिणी, दुर्गत के घर में, गरीब आदमी के घर में जो घरवाली है, पति को देख रही है कि कितने परेशान व्याकुल हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए मैं ला दूं। गर्भवती है पत्नी, तो पृष्ठ दोहद श्रद्धो उदकमेव दोहदम कथयति उच्चिय दोहल सद्दा उअम चिय दोहलम कहई। बार बार पूछने पर वो कहती कि कुछ नहीं पानी भर ला दीजिए आप। तो यह जो कह रही है इस पर गोवर्धन ने ठीक इसी तरह की गाथा लिखी है। अब मैं वो सारे उद्धरण नहीं दूंगा, और इस तरह के बहुत सारे श्लोक जो मैंने लोक जीवन के इकट्ठे किए हैं उनमें इस तरह के भाव बहुत आते हैं। और कुछ और बातें कह कर के मैं समाप्त करूंगा। अब वज्जालग्ग के बारे में बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता था, उसके लिए समय नहीं रहेगा। लेकिन एक तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि वज्जा जो है देशी शब्द केवल है, ऐसा प्रेम सुमन जैन ने कहा है, और मैंने उन्हीं के सामने उसका खंडन भी किया था। वज्जालग्ग में 795 गाथाएं हैं। जय वल्लभ ने इसको 96 वज्जाओं में विभाजित किया है। प्रज्ञा शब्द
संस्कृत में है, जिसका अर्थ पर्यटन करना, सैर करना, और उसको उन्होंने देशी यदि माना है तो वह उचित नहीं है। संस्कृत में चला आ रहा है, और जो सुभाषित संग्रह हैं उनमें से जो पुराने सुभाषित संग्रह संस्कृत के हैं उनका विभाजन ही प्रज्ञाओं में हुआ है। सुभाषित रत्नकोश जो पहला सुभाषित संग्रह है 11वीं शताब्दी का, उसका विभाजन प्रज्ञाओं में हुआ है। तो व्रज्या व्रज धातु से बनता है, व्रज्या शब्द चला आ रहा है, अमरकोश में उसके पहले आ जाता है। व्रज्या टाट्या पर्यटनम अमरकोश में कहा गया है। तो ये देशज शब्द तो इसको मैं नहीं मानता। ये दोनों भाषाओं में, वहाँ वज्जा हो गया, यहाँ व्रज्या है, तत्सम तद्भव हैं। अब कौन पहले किसने प्रयोग किया इसके झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग व्रज्या कहते हैं, जिनकी जबान व्रज्या बोलती है, कुछ लोग वज्जा कहते हैं, और शब्द दोनों भाषाओं में चला आ रहा है, समानांतर चला आ रहा है। तो ये देशी था, उससे संस्कृत में आया, ऐसा कहना, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे देशज शब्द संस्कृत में आए हैं तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन वज्जालग बहुत सुंदर ये कोश तैयार किया जयवल्लभ ने। इसकी अनेक गाथाएं पढ़ते हुए मुझे लगा कि अमरुक का प्रभाव उन पर आ गया, क्योंकि वज्जालग तो 12वीं शताब्दी के लगभग तैयार किया जा रहा है। अमरुक तो छठी शताब्दी में हो चुके हैं, 7वीं शताब्दी में हो चुके हैं, महान कवि हैं। उनका फिर प्राकृत कवियों पर प्रभाव पड़ा। तो एक तरफा आदान प्रदान कभी नहीं होता है। एक तरफा प्रदान और एक तरफा आदान नहीं होता है भाषाओं में, साहित्य में। कोई भाषा देती रहे तो क्या उसका वो महत्व रहेगा। लिया ही नहीं अगर उसने कुछ है तो डायरिया एक तरह से उसकी स्थिति हो गई कि आप देते ही चले जा रहे हैं और कुछ ले नहीं रहे हैं, तो आप कैसे संपन्न बनेंगे? क्या आप ही अकेले हैं? हजारों भाषाएं हिंदुस्तान में हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कितनी कितनी संस्कृतियां फलती फूलती रही हैं भारतवर्ष में, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम ही महान है, हमारी संस्कृति महान है और हम ही सब देते आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। संस्कृत भाषा उस समय महान रही जब उसने खूब लिया। उसने विदेश विदेश से भी लिया, प्राकृत से भी लिया, कितने कितने भाव प्राकृत की कविताओं से लिए। और आचार्य बताते हैं, राजशेखर बता रहे हैं कि कैसे हमारे कवियों ने प्राकृत की गाथाओं से भाव लिए। लेकिन प्राकृत वालों को भी यह नहीं कहना चाहिए कि हमसे उन्होंने चुरा लिया है, क्योंकि प्राकृत के कवियों ने भी खूब ले लिया अमरुक से। इससे कोई छोटा नहीं होता। जितना भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जितना जो कुछ लिया जाता है, वो लेने वाला देने वाले से कई बार ज्यादा महान और बड़ा होता है, क्योंकि कर्जा लेना नहीं होता है ये। इसमें पैसे का लेन देन की बात नहीं है। ये तो जितना लिया जाता है उतना ही सरस्वती प्रसन्न होती है और उसको बढ़ा देती हैं। जितना दिया जाता है वो भी अच्छा ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें कह दी, और कुछ कटु बातें जो मेरी कहने की आदत है वह भी मुझे जो कहना थी मैंने कह दी, और मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी तो बहुत सारी बातें आप लोगों को मुझसे अच्छी तरह मालूम है। प्राकृत साहित्य के बड़े मर्मज्ञ विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैंने तो प्राकृत का अध्ययन उस तरह से नहीं किया है। जो कुछ किया संस्कृत भाषा के माध्यम से किया। तो इसलिए अंतिम बात यह कहकर के मैं समाप्त करूंगा कि यदि इसका विरोध होता है कि संस्कृत छाया न की जाए और न पढ़ाया संस्कृत छाया न पढ़ाई जाए, तो इसका मैं विरोध इसलिए करता हूँ कि हजारों वर्षों तक प्राकृत को बचाए बचाए रखने में संस्कृत छाया का योगदान रहा है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि आनंदवर्धन ने इतनी अद्भुत गाथाएं प्राकृत की उद्धृत की। उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य के उदाहरण में उन्होंने कालिदास को उद्धृत नहीं किया। ध्वनि को उन्होंने मानदंड बताया। तो सबसे ऊंचा काव्य वहां होता है जहां पर कि व्यंग्यार्थ पूरी तरह से प्रकर्ष पर होता है। उसके उदाहरण में कालिदास की का कोई श्लोक नहीं देते, और किसी संस्कृत के कवि का श्लोक नहीं देते। लगातार प्राकृत की गाथाएं उद्धृत करते चले जाते हैं। लेकिन यह हुआ कि आनंदवर्धन के कुछ समय बाद ही प्राकृत की वो गाथाओं को समझने वाले नहीं मिलते थे। तो रत्नाकर एक बड़े कवि हुए, जिन्होंने कि हर विजय महाकाव्य लिखा, संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य वो कहा जाता है। उन्होंने ध्वनि गाथा पंजिका किताब लिखी कि आनंदवर्धन ने जो गाथाएं प्राकृत की उद्धृत की हैं उनको समझने वाले नहीं बचे, तो उनकी संस्कृत छाया में लिख देता हूँ। आनंदवर्धन ने तो छाया नहीं लिखी कि समझ लेंगे लोग, लेकिन उनकी छाया बतानी पड़ गई कि नहीं समझ पा रहे हैं लोग। तो 9वीं 10वीं शताब्दी में यह स्थिति है कि संस्कृत अपने
सुसंपन्न व्याकरण के कारण बनी बची रही है। प्राकृत लोक भाषा थी, जन भाषा थी, वह परिवर्तित होती चली जाती है, तो उसके समझने वाले लोग कम बचते हैं। हालाँकि प्राकृत चलती रही और नाटकों में प्राकृत आती रही, और जो नाटकों में प्राकृत थी वह तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो कृत्रिम है, उसको तो कैसे बनाना है उसके वो नुस्खे बताते हैं। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में कि कमल और अमल ही रहेंगे, लेकिन रक्षति को रक्षा ही कर दो। तो संस्कृत जानते हैं नाटककार जो संस्कृत में नाटक लिख रहे हैं, वो प्राकृत में उनको संवाद देना है, तो जैसे फिल्मी डायलॉग में बम्बई की बोली बोली जाती है, उसको वो वहां से उठा लेते हैं, वो बना लेते हैं हिंदी से बम्बईया बोली। उस तरह से उन्होंने नुस्खे बताए। पूरा एक पूरा अध्याय भरत मुनि ने इस पर खर्च किया कि संस्कृत से प्राकृत कैसे बनाई जाएगी, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, संवाद इस तरह से बना लोगे। तो जो प्राकृतें थी अपने मूल रूप में, वो बाद में उस तरह से नहीं समझी जा रही थी और संस्कृत छाया की आवश्यकता पड़ गई। आज हमारे हजारों विद्यार्थी संस्कृत छाया के माध्यम से प्राकृत समझते हैं, और मैं समझने लग गया, क्योंकि मैं पहले संस्कृत छाया देख लेता था, फिर प्राकृत पढ़ लेता था। अब मैं कई बार बिना संस्कृत छाया के भी समझ लेता हूँ। हमने तो एक पेपर पर पढ़ा, उसमें एक कोमल चंद जैन की प्राकृत प्रवेशिका थी, और कुछ नहीं प्राकृत हमें। बाद में हमने अपने प्रयास से थोड़ी गाहा सतसई पढ़ी, थोड़ा सेतुबंध पढ़ने का प्रयास किया, थोड़ा वज्जालक पढ़ा। तो हम कोई प्राकृत साहित्य के विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं है। वो होना चाहिए, संस्कृत वालों को प्राकृत साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो केवल आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना केवल आगम आगम की बचाने में ही सारा जीवन खपा देंगे। बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन ये इनको कौन बचाएगा? सेतुबंध इतना बड़ा महान महाकाव्य है, जो गाहा सत सही है, और जो अपार साहित्य गाथाओं का है, वो वीएम कुलकर्णी करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। तो इसलिए संस्कृत और प्राकृत का जो अटूट संबंध है वो बना रहेगा, और यह भारतीय साहित्य का बड़ा उज्जवल पक्ष है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ, और पुनः धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय अधिक लिया, उसके लिए क्षमा याचना भी करता हूँ।